गुजरात में रहने वाले रमेश भाई शांतनु की नमक की फैक्ट्री थी। वे कच्छ की खाड़ी से नमक निकालकर बेचा करते थे। रमेश ने देखा कि कुछ महीनों से उनकी कंपनी के नमक की बिक्री कम हो रही है। उन्होंने ये बात अपने मैनेजर को बताई। सर, हमें कोई आकर्षक ऑफर निकालना चाहिए, इससे हमारे नमक की बिक्री बढ़ सकती है। आकर्षक ऑफर? ऐसा करो, नमक में सोने का ऑफर निकालो। उज्ज्वला नमक खरीदो और सोने के बिस्किट जीतो। रमेश भाई शांतनु का नमक गुजरात और राजस्थान के बहुत सारे गांव में सप्लाई होता था। राजस्थान में तारापुर नाम का एक गांव था, जहां पिंटू और मालू का परिवार रहता था। पिंटू और मालू के पिता एक गरीब किसान थे। उनके खेत में खाने भर के लिए ही अनाज हो पाता था। माँ, दिवाली आने वाली है। पिछली बार आपने कहा था कि हम टीवी और फ्रिज खरीदेंगे। अगर हमारे फ्रिज होगा तो फ्रिज का ठंडा पानी पी पाएंगे, टीवी होगी तो हम खूब सारे नाटक देख पाएंगे। हाँ, और पिक्चर भी, जैसे प्रधान जी के यहाँ पर पिक्चर चलती है, राजा हिंदुस्तानी, फूल और कांटे, दिल वाले। बच्चों, हमारे घर टीवी और फ्रिज नहीं आ सकते। हमारे पास कभी इतने पैसे इकट्ठे हो ही नहीं पाते कि हम टीवी और फ्रिज खरीद सकें। लो, पिताजी आ गए। किस चीज पर बहस हो रही है? पिताजी, इस दिवाली पर हमें टीवी और फ्रिज खरीदना है। अच्छा, मैं बक्से में देखता हूँ कि हमारे पास कितने पैसे हैं। मालू के पिता बक्से से सारे पैसे निकालकर गिनते हैं। बच्चों, हमारे पास तो सिर्फ 4,900 है। इसमें तो कोई एक आइटम भी नहीं आ पाएगा। इसका मतलब है हमें टीवी और फ्रिज के सपने देखना छोड़ देना चाहिए। तभी पिंटू एक अखबार लेकर आता है। एक तरीका है, उज्ज्वला नमक। उज्ज्वला नमक? हाँ, नमक के विज्ञापन में लिखा है कि कंपनी ने 1000 स्पेशल पैकेट्स बनाए हैं। उन 1000 पैकेट्स में से किन्हीं 10 पैकेट में सोने के बिस्किट हैं। तो? अरे बुद्धू, रामपाल चाचा की दुकान पर उज्ज्वला नमक आता है। उनकी दुकान पर जितने पैकेट आते हैं, हम वे सब खरीद लेंगे। किसी ना किसी में तो सोना निकलेगा ही। हाँ, फिर हम सुनार काका को सोना बेच देंगे और टीवी और फ्रिज खरीद लाएंगे। पिंटू और पिंटू के पापा रामपाल चाचा की दुकान पर जाते हैं। मेरे पास इस समय 250 पैकेट हैं। 5000 दो और सारे पैकेट ले जाओ। हमारे पास इस समय 4900 हैं। कोई बात नहीं, 100 बाद में दे देना। पिंटू और पिंटू के पापा उज्ज्वला नमक के 250 पैकेट घर ले जाते हैं। चलो, पैकेट खोलना शुरू करते हैं। पूरा परिवार सुबह से शाम तक नमक के पैकेट खोलता रहा, लेकिन किसी में सोना नहीं निकला। हमारे घर नमक का ढेर लग चुका है और मात्र 4 पैकेट बचे हैं। वे लोग एक एक पैकेट हाथ में लेते हैं और उन्हें भी खोल देते हैं। अंतिम 4 पैकेट में भी किसी में सोना नहीं मिलता। पूरा परिवार रोने लगता है। उसी समय पिंटू और मालू की मौसी शहर से आती हैं। अरे क्या हुआ दीदी, सब लोग रो क्यों रहे हैं? मालू की माँ अपनी बहन को सब कुछ बताती है। अरे तुम लोग बहुत भोले हो, कोई कंपनी 20 रुपए के नमक में सोना दे देगी क्या? ये सब कंपनियों की चालाकी होती है, अपनी सेल बढ़ाने के लिए। उधर गुजरात में रमेश बहुत खुश था। सर, आपकी ट्रिक काम कर गई। हमारे नमक की सेल 2 गुनी हो गई है। और अभी कुछ देर पहले मुझे खबर मिली है कि राजस्थान की एक दुकान से किसी ने 250 नमक के पैकेट खरीदे।
हमने लोगों को अच्छा उल्लू बनाया। उस रात पिंटू के घर सब सो रहे थे। रात में पिंटू पानी पीने के लिए उठा। उसने देखा कि कोने में एक नमक का पैकेट पड़ा है। लगता है ये पैकेट रह गया। पिंटू जब वो पैकेट खोलकर सारा नमक बाहर लौटता है तो पैकेट में से 2 सोने के बिस्किट निकल पड़ते हैं। माँ, पिताजी, मौसी, सोना मिल गया। पिंटू के पापा अगले दिन ही बाजार जाकर सोना बेच देते हैं और टीवी और फ्रिज खरीद लाते हैं। ये हुर्रे, अब हम टीवी देखेंगे और ठंडा पानी पिएंगे। नमक में सोने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। गांव के लोग दौड़ते हुए रामपाल चाचा की दुकान पर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें नमक नहीं मिल पाता। नमक में सोने की खबर रमेश भाई शांतनु तक पहुंचती है। जब हमने नमक में सोना डाला ही नहीं तो उस किसान को हमारे नमक में सोना कैसे मिल गया? सर, हम समुद्र से सोना निकालते हैं। समुद्र में तो आप जानते ही हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। वहीं से सोना किसी पैकेट में पैक होकर पहुंच गया होगा। रमेश लालच में अपने गोदाम में जाकर जितने भी पैकेट थे सब खुलवा देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। रमेश को बहुत क्रोध आता है। उस किसान ने हमारा सोना बेचकर जो भी खरीदा है, कुछ चोर भेजकर वो सब कुछ उठवा लो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? एक छोटे से किसान से ईर्ष्या करना सही नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ करो। उसने हमारे नमक का फायदा उठाया है। एक रात पिंटू के घर चोर घुस आते हैं और सामान चुराने लगते हैं। मालू उस समय ठंडा पानी पीने के लिए उठा था। उसने चोर देखे तो शोर मचा दिया। पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया और चोर पकड़ लिए गए। पुलिस बुलाई जाती है। चोर कबूल कर लेते हैं कि उन्हें उज्ज्वला कंपनी के मालिक ने भेजा है। खबर अखबार में छप जाती है। लोग उज्ज्वला नमक का बहिष्कार कर देते हैं। रमेश का बहुत नुकसान होता है। तुमने ठीक कहा था। मुझे एक छोटे से किसान से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए थी। मैं कितना पागल था और अब मुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ा। तभी तो कहते हैं किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो जिसकी किस्मत में होता है वो उसे मिलकर ही रहता है। सुमेरो गांव के किसान हरीश को अपनी पत्नी कंचन से 3 बेटे हुए। जब हरीश की उम्र बहुत ज्यादा हो गई तो उसने खेतों में काम करना छोड़ दिया। अब तो मुझसे पहले जैसा काम नहीं होता। सारा दिन कमजोरी लगती है। अब वक्त आ गया है। आपको काम का सारा बोझ तीनों में बांट देना चाहिए। अरे खेतों की जिम्मेदारी किसे दो? सबसे लायक बेटा कौन है? ये कैसे पता चलेगा? आप तीनों की परीक्षा क्यों नहीं ले लेते? अगली सुबह हरीश ने अपने तीनों बेटों कमलेश, महेश और जिनेश को बुलाया। तुम तीनों में से जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होगा, मैं अपने खेत उसी बेटे को दूंगा। बाबूजी, सबसे लायक मैं ही हूँ। तुम दोनों मुझसे छोटे हो और नासमझ भी। सबसे लायक मैं हूँ। नहीं, मैं हूँ लायक। इस बात का फैसला मैं करूँगा। अगले दिन हरीश ने सुबह सुबह तीनों बेटों को गाय की बाड़ी के पास बुलाया। अरे यार, बाबूजी ने इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों बुलाया है? इस बाड़े में 3 जादुई गाय हैं। तुम तीनों को एक एक गाय को पालना है और साथ ही
खेत पर काम भी करना है। तुम तीनों में से जो सबसे ईमानदार, मेहनती और काबिल होगा, 10 दिन बाद उसकी गाय सोने की बन जाएगी और मैं खेत उसी बेटे को दूंगा। ये खेत तो मुझे ही मिलेंगे। नहीं, मुझे मिलेंगे। हरीश ने तीनों बेटों को 10 दिन का वक्त दिया। तीनों बेटे अपनी अपनी गाय लेकर चले गए। उन्हें दिन भर खेतों में काम भी करना है और गाय का ख्याल भी रखना है। शुरू में तो तीनों अपनी गाय का ध्यान रखते हैं, मगर 2 दिन बाद ही महेश और कमलेश गाय की सेवा से चिढ़ने लगते हैं। अरे कितना चारा खाएगी तू? मैं तेरा ध्यान रखूं या इन खेतों का? है? सबसे बड़ा बेटा कमलेश खेतों में मेहनत करने के बजाय सिर्फ गाय के पास बैठा रहता। ले तेरा चारा, तुझे और चारा दूंगा, बस तू सोने की गाय बन जा। लेकिन तीसरा बेटा जिनेश ईमानदारी से गाय की सेवा भी करता और रोज खेतों पर बुआई करने भी जाता। इस तरह 10 दिन बीत गए। अब तीनों बेटों की अपने पिता से मिलने की बारी थी। हे भगवान, मेरी गाय तो सोने की बनी ही नहीं। कहीं बाबूजी खेत दूसरे भाइयों को ना दे दें। एक काम करता हूँ, इस गाय पर सुनहरा रंग चढ़ा देता हूँ। अरे रुक 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 रुक, कहाँ भाग रही है? रुक जा रुक जा। कमलेश की तरह महेश ने भी डर के मारे अपनी गाय पर सुनहरा रंग चढ़ा दिया। अरे सिंह क्यों मार रही है? रुक 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 रुक, अभी तेरी पूंछ पकड़ता हूँ। कमलेश और महेश अपनी अपनी गाय लेकर हरीश के पास गए। कमलेश और महेश की सुनहरी गाय देख हरीश हैरान हो गया। तभी जिनेश भी वहाँ आता है, लेकिन उसकी गाय तो पहले की ही तरह सिर्फ सफेद है। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैं आपकी कसौटी पर खरा नहीं उतर सका। ये कुछ पैसे हैं जो मैंने गाय का दूध बेचकर जमा किए हैं। आप खेत को बड़े भाइयों में बांट दीजिए। हरीश को अब फैसला करना था। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया। मेरे सारे खेत आज से जिनेश संभालेगा। ये सुनकर दोनों भाई चौंक गए। लेकिन बाबूजी, शर्त के मुताबिक तो सोने की गाय हमारे पास है। हाँ, ये कोई जादुई गाय नहीं है और ना ही ये कभी सोने की बन सकती है। अरे ये तो मैंने सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए बोला था। तुम दोनों ने अपने फायदे के लिए बेचारी गाय पर ऐसा गंदा रंग चढ़ाकर उसे परेशान कर डाला। तुम दोनों भाइयों की यही सजा है कि तुम लोग गाय का बाड़ा संभालोगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति फल की इच्छा किए बिना ईमानदारी से अपना काम करता है, सफलता उसे ही मिलती है।